हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग प्रोज और पोएट्री को समझेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लैंग्वेज और लिटरेचर को समझा था। तो जैसा कि इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने समझा, लैंग्वेज जो है वो बातचीत का एक माध्यम होता है जो किसी भी देश के द्वारा प्रयोग किया जाता है। अलग अलग देशों का अपना अलग अलग लैंग्वेज हो सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और लिटरेचर का हम लोग ने देखा था कि जब लैंग्वेज का प्रयोग, जब भाषा का प्रयोग हम लोग रचना करने के लिए करते हैं तो फिर वो साहित्य कहलाता है, साहित्य कहा जाता है ना। आज हम लोग प्रोज और पोएट्री को समझेंगे। प्रोज और पोएट्री को समझने के बाद फिर हम लोग जो पहला चैप्टर है स्टोरी ऑफ इंग्लिश आपके बुक का, हाउ इंग्लिश बिगन, उसकी हम लोग शुरुआत करेंगे। तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा था कि लिटरेचर को प्रोज पोएट्री, प्रोज, ड्रामा, फिक्शन, फिक्शन जो कि काल्पनिक बातें होती हैं, नॉन फिक्शन जो कि वास्तविक बातें होती हैं, इन सभी में डिवाइड किया गया है। लेकिन जो बुक हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश फॉलो कर रहे हैं, इस बुक में पोएट्री, प्रोज, ड्रामा और नोवेल, इनके बारे में बातचीत की गई है। तो हम लोग भी इसी के बारे में बातचीत करेंगे। पहले हम लोग पोएट्री और प्रोज को समझेंगे, उसके बाद ड्रामा और नोवेल को हम लोग समझेंगे। तो प्रोज और पोएट्री को समझने से पहले पॉल वेलेरी के द्वारा कहा गया एक बात है, जो कि फ्रेंच पोएट और क्रिटिक थे। इन्होंने क्या कहा है? कंपेयर्ड पोएट्री टू डांसिंग एंड प्रोज टू वॉकिंग। इन्होंने पोएट्री को डांसिंग और प्रोज को वॉकिंग से तुलना किया है। इनके कहने का मतलब है कि प्रोज हमारे वास्तविक जीवन को दर्शाता है, और वास्तविक जीवन में जब हम लोग मनोरंजन के साधन का प्रयोग करते हैं तो उस मनोरंजन के साधन को पोएट्री के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये पॉल वेलेरी का जो है वो विचार है। और हम लोग अभी प्रोज और पोएट्री को ज़रा समझते हैं कि किस प्रकार इसका प्रयोग साहित्य में किया जाता है, और फिर आप लोग अपना जो है विचार वो आप लोग डेवलप कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रोज को समझते हैं। प्रोज जो कि एक लैटिन वर्ड प्रोसा ओराटियो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है डायरेक्ट स्पीच और स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसके कहने का मतलब क्या है? तो जो बातें दी गई हैं डेफिनेशन के रूप में, जरा उससे हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रोज, it is a direct or straightforward writing which exhibits a natural flow and grammatical structure of speech without metrical structure. डायरेक्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष, और स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब होता है सरल। तो कहने का मतलब है कि प्रोज क्या होता है? तो यह प्रत्यक्ष और सरल होता है। राइटिंग, लेखन, दैट मीन्स कि प्रोज प्रत्यक्ष और सरल लेखन होता है। विच मतलब होता है जो एग्जिबिट मतलब होता है दर्शाना, प्रदर्शित करना। प्रोज एक प्रत्यक्ष और सरल लेखन होता है जो नेचुरल फ्लो एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, स्वाभाविक प्रवाह और व्याकरण की रचना को दर्शाता है ऑफ अ स्पीच, यानी कि हमारी बोली। यानी जो हमारी बोली है, हमारी बोली की वास्तविक प्रवाह और व्याकरणीय रचना को प्रत्यक्ष और सरल लेखन के द्वारा प्रोज दर्शाता है, विदाउट मेट्रिकल स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें मेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। ये मेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? तो जब भी पोएम लिखा जाता है
तो इस पोम में रिदम, राइम, मीटर, इन सभी का प्रयोग किया जाता है और इन सभी के अपने अलग अलग इम्पोर्टेंस होते हैं जब पोम लिखा जाता है। तो जो ये मेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, यह एक सिलेबिक पैटर्न होता है जिसे लाइन आफ्टर लाइन यूज किया जाता है, जिससे एक आकर्षण, एक लय हमारी पोम में आती है। तो जो प्रोज होता है इसमें इस तरह का कोई प्रयोग नहीं होता है। प्रोज एक सरल तरीके से व्यक्त किया जाने वाला लेखन का तरीका है। इसके बाद क्या है, इट इज फंक्शनल एंड प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट मैसेज और इंफॉर्मेशन। प्रोज क्या होता है, ये फंक्शनल होता है। फंक्शनल कहे जाने का मतलब इसका हम लोग बोलचाल में भी प्रयोग करते हैं, इसका हमारे दैनिक जीवन में यूज होता है। प्रोवाइड इंपॉर्टेंट मैसेज एंड इंफॉर्मेशन, और हमें यह क्या करता है, महत्वपूर्ण संदेश और सूचनाओं को प्रदान करता है। संदेश और सूचनाओं को तो पोएट्री भी प्रदान करता है, लेकिन उनमें थोड़ा तरीका अलग होता है और भी कुछ बातें होती हैं जो पोएट्री पढ़ते समय हम लोग समझेंगे। तो जो प्रोज होता है यह प्रत्यक्ष और सरल तरीके से, प्रत्यक्ष और सरल लेखन के द्वारा बिना मेट्रिकल स्ट्रक्चर के प्रयोग किए हमारे बोली के स्वाभाविक प्रवाह और व्याकरण की संरचना को दर्शाता है। यह व्यवहारिक होता है और यह हमें महत्वपूर्ण संदेश और सूचनाओं को प्रदान कराता है। अगर हम लोग देखें प्रोज को तो इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो जैसे देखिए, वैरायटी ऑफ प्रोज, फॉर्म ऑफ प्रोज, इस तरह से प्रोज को हम लोग डिवाइड करते हैं। वैरायटी ऑफ प्रोज में डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, एक्सपोजिटरी, एक पर्सुएसिव भी आता है। फॉर्म ऑफ प्रोज में अगर बात करें तो यहाँ पर फिक्शनल और नॉन फिक्शनल टू पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है। फिक्शनल यानी कि जो कल्पनाओं पर आधारित होता है, और नॉन फिक्शनल जो वास्तविकता पर आधारित होता है। फिक्शनल में स्टोरी और नोवेल आ जाते हैं। नॉन फिक्शनल में लेटर, एसे, डायरी, ट्रेवलॉग यानी कि जो यात्राओं पर आधारित बातें लिखी जाती है, स्पीच, बायोग्राफी। जानती है आप लोग, किसी भी व्यक्ति के जीवन पर आधारित जो बातें लिखी जाती हैं बायोग्राफी कहलाती है। ऑटोबायोग्राफी, जब खुद से व्यक्ति अपने जीवन पर आधारित बातों को लिखता है तो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है, नहीं? तो ये सारी कुछ क्या है, ये नॉन फिक्शनल होती हैं, यानी कि ये वास्तविकता पर आधारित होती हैं। जैसे मान लीजिए बायोग्राफी जीवनी हो गई, तो इसमें व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के जीवन पर वास्तविक बातों को लिखता है। ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा हो गई, इसमें व्यक्ति अपने जीवन के बारे में खुद ही वास्तविक बातों को ही लिखता है। ट्रेवलॉग हो गया, जब कोई व्यक्ति कहीं यात्रा करने के लिए जाता है तो वहाँ पर जो उससे अनुभव प्राप्त होता है उन सभी बातों को इसमें लिखता है। डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव और एक्सपोजिटरी क्या होता है, तीनों लगभग एक समान ही शब्द हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इनमें अंतर होता है। जब भी हम लोग बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की, तो यह कैसा प्रोज होता है, तो ये किसी भी एक टॉपिक, विषय वस्तु या इंसिडेंट, किसी घटना पर डिटेल यानी कि पूरे विस्तार से हमें जानकारी प्रदान करता है। इसमें एक खास बात है कि एक ही टॉपिक पर सारी बातें इसमें लिखी जाती है। अगर बात की जाए नैरेटिव की, तो इसमें क्या होता है, ये इसमें कोई भी
जो घटना है वो क्रोनोलॉजिकल यानी कि कालक्रम के अनुसार लिखी जाती है। जैसे हम लोग हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें सारी घटनाएं जो हैं वो समय के अनुसार ना क्रम से होती हैं। जब हम लोग बात करते हैं एक्सपोजिटरी की, तो इसका उद्देश्य होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, सूचना प्रदान करना। और ये भी जो है किसी एक टॉपिक या घटना पर पूरी डेप्थ में बिल्कुल गहराई से हमें सूचना प्रदान करती है। अगर हम बात करें एक चौथे फॉर्म पर्सुएसिव, जो कि यहाँ नहीं लिखा हुआ है, उस पर्सुएसिव जो तरीका होता है उसमें क्या होता है कि वो आर्गुमेंट पर, तर्क वितर्क पर बेस्ड होता है। किसी भी एक टॉपिक पर, किसी भी एक मैटर पर उसके मेरिट और डिमेरिट सारे कुछ जो है वो डिस्कशन किए जाते हैं। यह स्टोरी नहीं, ये कोई कहानी नहीं होती है, यह वास्तविकता पर आधारित होती है। इसमें आर्गुमेंट जो तर्क वितर्क है उस पर बेस्ड जो बातें लिखी जाती हैं वो पर्सुएसिव में आती हैं। तो जो प्रोज है उसे हम लोग इस प्रकार अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब हम लोग बात करें अगर पोएट्री की, तो पोएट्री के बारे में जानने से पहले कुछ बातें जो है वो हम लोग जरा जान लें, उसके बाद फिर हम लोग पोएट्री समझेंगे। ये दो वर्ड्स पोएट्री और पोअम दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अगर हिंदी में इनकी अर्थ की अगर हम लोग बातचीत करें तो दोनों का अर्थ जो है कविता ही होता है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ अंतर है। क्या अंतर है पहले उससे हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद फिर पोएट्री को हम लोग समझना शुरू करेंगे। सबसे पहले पोएट्री। जो पोएट्री है वो एक अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन से मिलकर बनता है, लेकिन ये जो पोएट्री है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों जो है वह सिंगुलर के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो उसी प्रकार कुछ स्पेशल कंडीशंस को छोड़ करके, तो उसी प्रकार जो पोएट्री है वो भी हमेशा सिंगुलर की तरह ही प्रयोग होता है। आप इसका प्लूरल ना बनाएं। लेकिन जो पोएम है यह काउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग होता है और कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कॉमन नाउन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस पोएम का हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि नीचे लिखी गई है, पोम्स कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर आर रेफर्ड टू एज पोएट्री। जब भी पोम्स लिखा जाता है, जब उसे हम लोग एक लिटरेचर के रूप में मानते हैं, जब उसे एक साहित्य के रूप में हम लोग उसे मानते हैं, तब उस पोम्स को हम लोग पोएट्री कहेंगे। शुरू में हमने लिटरेचर के डिफिनेशन में एक बात को समझा था, जो कुछ भी लिखा जाए, नोवेल लिखा जाए, प्ले लिखा जाए, जब उसे हम लोग क्या करते हैं कि महत्वपूर्ण मानते हैं, इंपॉर्टेंट मानते हैं, तभी उसे हम लोग लिटरेचर की कैटेगरी में रखते हैं। तो वैसे पोम्स जिन्हें हम लोग लिटरेचर मान लें, साहित्य मान लें, यानी कि इंपॉर्टेंट मानते हैं, उन्हें हम लोग पोएट्री कहते हैं। तो इस छोटी सी बात को आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अब बातचीत करते हैं हम लोग पोएट्री के बारे में। तो जी ये वर्ड है पोएट्री, इसे ग्रीक वर्ड पोएसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मेकिंग और क्रिएटिंग। मेक बनाना, क्रिएट निर्माण करना, सृजन करना।
तो इसका अर्थ क्या होता है उससे आप लोग समझ सकते हैं नहीं? जबकि प्रोज की हिंदी, प्रोज का मतलब था स्ट्रेट फॉरवर्ड या डायरेक्ट, और यहां पर कुछ निर्माण किया जा रहा है, सृजन किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो अलग अलग जो महान कवि हुए हैं उन सभी के अनुसार अलग अलग विचार व्यक्त किए गए हैं पोएट्री के बारे में, तो उन सभी को भी हम लोग देखेंगे। लेकिन जरा पहले समझा जाए कि पोएट्री जो है इट इज ए लिटरेचर इन वर्स फॉर्म। ये भी एक साहित्य है। जैसा कि हमने देखा था साहित्य को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, तो यह भी एक साहित्य है। लेकिन यह साहित्य कैसा है? यह साहित्य है वर्स के फॉर्म में। वर्स मतलब होता है छंद, पद। यह जो है छंद के रूप में जो प्रस्तुत साहित्य है, अ कंट्रोल्ड अरेंजमेंट ऑफ लाइन्स एंड स्ट्रेंजर्स। यहां पर क्या ध्यान देने वाली बात है, ये कैसे अलग है प्रोज से? तो प्रोज में तो आप जिस प्रकार मन उस प्रकार अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन जो पोएट्री है उस पोएट्री में आपको अपनी बातों को नियंत्रित रूप में लिखना होता है। नियंत्रित अरेंजमेंट होता है लाइन्स और स्टेंजास की। नहीं, जो अरेंजमेंट होता है, जो प्रबंध होता है, वह नियंत्रित होता है। जब भी आपने पोएट्री पढ़ी होगी तो आपने पढ़ी होगी कि उन्हें जो है रिदम, राइम ना, इन सभी चीजों को मिलाकर ही लिखा गया है। तो ये प्रोज से अलग है क्योंकि सारी बातें इसमें आप वर्स के रूप में लिखते हैं, और वो वर्स भी नियंत्रित प्रबंधन के साथ होता है। इट एम्स टू डिलाइट और एंटरटेन। इस पोएट्री का जो एम होता है वो प्रसन्न करना, मनोरंजन करना होता है। इट इज एम्फसाइजेस ऑन एक्सपीरियंस रेदर देन इंफॉर्मेशन। जो पोएट्री है वो किस बात पर जोर देती है? वो अनुभव पर जोर देती है। यहाँ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट बात नहीं होता। इंफॉर्मेशन तो ठीक है, दी जाएगी, लेकिन जो कवि है वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है। एक्सपीरियंस को शेयर किस तरह से करता है? छंद के रूप में, उसे नियंत्रित प्रबंधन के द्वारा। जब भी हम लोग पोएम पढ़ते हैं तो ध्यान दिया गया होगा कि उसमें बहुत सारी बातें जो है वो छुपी हुई होती है, वो कभी लिखते नहीं है। जो पोएट है वो लिखते कुछ और हैं, लेकिन उसका अर्थ जो है वो थोड़ा अलग निकलता है। तो यह तरीका होता है पोएट्री लिखने का। कुछ अलग अलग लोग हुए हैं, बड़े ही प्रसिद्ध लोग हैं जिन्होंने पोएट्री के बारे में अपने विचार को व्यक्त किया है। उन्हें एक एक करके जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पीवी शैली साहब क्या कहते हैं? कहते हैं पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स। क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? पीवी शैली साहब हमें समझाते हैं कि जो पोएट्री है वो सबसे ज्यादा खुश, सबसे अच्छे मन की, सबसे अच्छे और खुशी वाले क्षण की तहरीर होती है। तहरीर कहने का मतलब प्रमाण या साक्ष्य नहीं। सबसे ज्यादा खुश और सबसे सुंदर मन। नेक्स्ट देखा जाए, एसटी कैलोरीज साहब क्या कहते हैं? तो कैलोरीज साहब कहते हैं प्रोज वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर, पोएट्री द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर। प्रोज को ये कहते हैं कि शब्दों का सबसे सुंदर क्रम होता है, और पोएट्री को कहते हैं कि सबसे सुंदर शब्दों का
सबसे सुंदर क्रम होता है? नहीं। शब्दों का प्रयोग तो प्रोज में भी किया जाता है ग्रामेटिकल तरीके से, लेकिन जो पोएट्री होती है इसमें शब्दों का प्रयोग तो क्रम से किया जाता है, लेकिन सबसे सुंदर शब्दों का प्रयोग जो है वो सबसे सुंदर क्रम में किया जाता है। ये पोस आप क्या कहते हैं? पोएट्री इज द रिदमिकल क्रिएशन ऑफ ब्यूटी इन वर्ड्स। शब्दों की सुंदरता का लयबद्ध सृजन है कविता। रिदमिकल मतलब होता है लयबद्ध या तालबद्ध। तो शब्दों की सुंदरता का, नहीं, ब्यूटी इन वर्ड्स, तो शब्दों की सुंदरता का लयबद्ध सृजन है पोएट्री। जब शब्द, सुंदर सुंदर शब्दों को क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से, तालबद्ध तरीके से सजा दिया जाता है तो कविता का सृजन होता है। तो ये कुछ महान हस्तियां हैं जिनके द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ जो पोएट्री होती है उनके कुछ फॉर्म्स होते हैं। तो अब बातचीत करते हैं हम लोग फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के बारे में। वैसे तो अनेकों इसके फॉर्म्स हैं, सारे के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे। सबसे पहला एपिक। यह किस तरह की पोएट्री होती है? तो ये लॉन्गेस्ट टाइप ऑफ पोम है। जितने भी पोम हम लोग जानते हैं उनमें जो सबसे बड़े होते हैं वो एपिक होते हैं, और एक्सल्टेड थीम एंड लैंग्वेज। और ये क्या करते हैं, जो विषय वस्तु होती है उसकी प्रशंसा करते हैं। जैसे संस्कृत में द रामायण, यह भी एक तरह का एपिक है। द महाभारत, यह भी एक तरह का एपिक है। ग्रीक में द इलियड एंड द ओडिसी, ये भी जो है एपिक के ही एग्जाम्पल हैं। इंग्लिश में पैराडाइज लॉस्ट, यह भी एक एपिक का ही एग्जाम्पल है। तो ऐसे पोम्स होते हैं, ऐसी कविताएं होती हैं जो कि काफ़ी लंबी होती हैं। बड़े बड़े कविताएं ना, सॉरी, बड़ी बड़ी कविताएं जो है वो एपिक कहलाती हैं। नेक्स्ट, लिरिक। इट इज अ शॉर्ट पोम, यह छोटी कविता होती है, एंड बेस्ड ऑन सिंगल इमोशन, थॉट एंड सब्जेक्ट मैटर। और यह एक ही इमोशन पर, भाव पर, विचार पर, विषय वस्तु पर आधारित होती है। इट इज म्यूजिकल काइंड ऑफ पोम, यह जो है एक प्रकार का म्यूजिकल होता है, एंड कंप्राइजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड एलिमेंट्स। इसके अंदर जो है अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर अलग अलग तरीके का एक साउंड एलिमेंट व्यक्त किया जाता है, एक आवाज अलग अलग तरह का व्यक्त किया जाता है। इसमें उतार चढ़ाव पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, किस प्रकार शब्दों का प्रयोग किया जाए, कहाँ ज़्यादा जोर देना है, इन सभी बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। म्यूजिक इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लिरिक। लिरिक जो गीत होता है, लिरिक को हम लोग गीत भी कहते हैं, इसकी हिंदी गीत होती है। तो जो गीत होती है उसका इंटीग्रल पार्ट, सबसे अभिन्न अंग म्यूजिक होता है, संगीत होती है। इसमें संगीत जरूर शामिल होता है। मिलिक कॉलिक, इसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं। तो वहाँ पर हम लोग इतने डिटेल में इसके बारे में नहीं जानेंगे, बस केवल इतना ही जानते हैं कि यह एक छोटी कविता होती है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो उतार चढ़ाव होता है, जिससे कि अलग अलग साउंड्स जो है वो व्यक्त किए जा सके और म्यूजिक इसमें शामिल की जा सके। एक अलग तरह का जो है वो लय लिरिक में आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट जो है वो सोनेट है। इसकी खूबी क्या होती है कि यह 14 लाइन्स की होती है, बहुत ज़्यादा ये यूज होने वाली, और अक्सर जो स्कूल्स और कॉलेजेस होते हैं उनमें सोनेट तो जरूर उनके टेक्स्ट बुक में शामिल होते हैं।
तो जो सोनेट है वो 14 लाइंस का होता है और यह भी जो है वो सिंगल इमोशन और थॉट पर आधारित होता है। अब यहाँ पर पाबंदी है कि इसे 14 लाइंस में ही आपको कंप्लीट करना है। इसके अलग अलग जो है वो वेराइटीज होती हैं। जैसे अगर इटालियन क्लासिकल की हम लोग बात करें तो इसमें ऑक्टेट और सिस्टेट जो है वो शामिल होते हैं। लेकिन बाद में जब ये इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड में लिखी जानी शुरू हुई तो इनमें थोड़ा और अंतर आ गया। तो ऑक्टेव जो होता है वो स्टेंजा ऑफ 8 लाइंस यानी कि 8 पंक्तियों की जो है एक पैराग्राफ होती है। 2 उसमें जो है क्वाट्रियंस रहते हैं यानी 4-4 लाइन अलग अलग भाग में बटा हुआ रहता है। और जो सिस्टेट होता है यह 6 लाइन्स इसमें शामिल होते हैं और इसमें 2 सेट्स होते हैं यानी 3-3 लाइन में अलग अलग पार्ट में बटा होता है। तो ये हो गए 8 लाइन्स और ये हो गए 6 लाइन्स, दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये 40 लाइन्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन जो ब्रिटेन में इंग्लिश में जो सोनेट्स लिखे जाते थे ब्रिटेन वाले, उनकी क्या खूबी होती थी, उसमें 3 क्वेट्रियंस होते थे और कपलेट, कपलेट यानी कि 2 सेंटेंस। तो इस तरह से जो है वो 14 लाइन्स कंप्लीट हो जाया करती थी। सोनेट की यही खूबी होती है, इसमें जो है वो 14 लाइन्स बिल्कुल होते हैं। इंग्लैंड वाले के लिखे जाने का तरीका केवल अलग था, इसमें भी 3 क्वेट्रियंस ही होते थे। यानी कि जो ये देख सकते हैं यहाँ पर क्वेट्रियंस जो होते हैं वो 4-4 पंक्तियों के होते हैं। तो टोटल यहाँ 12 हो गए और 2 यहाँ 14 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओड। आप लोग को ओड सोनेट नहीं, ये 11th और 12th इनके सिलेबस में जो है आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये सारे कुछ पढ़ने को बिल्कुल मिलेंगे। अगर हम लोग बातचीत करें ओड की तो इसकी क्या खूबी होती है, सीरियस पोम एंड लॉन्गर देन लिरिक। ये थोड़ी गंभीर पोम होती है और ये लिरिक से बड़ी होती है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, संबोधन किए जाने के स्वरूप में इसे लिखा जाता है, जैसे किसी को संबोधित किया जा रहा हो। इट इज अ कॉम्प्लेक्स वेराइटी ऑफ लिरिक। अगर ये कहा जाए, ये भी कहा जाता है कि यह लिरिक का जो है एक जटिल रूप होता है, रिटन टू सेलिब्रेट अ पब्लिक ओकेजन। लेकिन इसका प्रयोग जो है वह सेलिब्रेट अ पब्लिक ओकेजन, जो लोक अवसर होते हैं, जो जश्न मनाए जाते हैं, लोग आपस में मिलकर के जो जश्न मनाते हैं, उन सभी को सेलिब्रेट करने के लिए इसे लिखा जाता है। और सम हाई एंड सीरियस थीम या फिर किसी बहुत ही गंभीर या उच्च विषय वस्तु पर इसे लिखा जाता है। तो यह भी एक तरह का पोएट्री है। इलेजी, इलेजी ये जो है ग्रीक में इसका जो है वो शुरुआत हुआ था और इट इज़ ए लेमेंटेशन, मोर्नफुल और शोरोफुल सॉन्ग। अब इसकी खूबी क्या होती है, तो जो यह पोएट्री है यह एक तरह का लेमेंटेशन है, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ लेमेंटेशन, एक तरह का यह बिलाप है और इसका प्रयोग जो है इट इज ए मोर्नफुल और शोरोफुल सॉन्ग। और यह जो है एक तरह का दुख भरा ना, रंजित वाली जो स्थिति होती है, शोरोफुल यानी कि गमगीन वाली जो स्थिति, उन सभी को दर्शाने के लिए इस एलिजी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने देखा सोनेट में कि जब ये इंग्लैंड में आया तो सोनेट के थोड़े फॉर्म में बदलाव आ गया, वैसे ही मॉडर्न टाइम में जो इलेजी है
इसका प्रयोग तो ग्रेव यानी कि दुख भरी स्थिति को व्यक्त करने के लिए होता ही है, लेकिन कभी कभी ये चीयरफुल इमोशंस उसको भी दर्शाने के लिए इसका प्रयोग कर दिया जाता है। बहुत ज़्यादा चीयरफुल जो स्थिति होती है उसको दर्शाने के लिए भी इसका प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन बेसिकली इसका जो यूज है वो गम को दर्शाने के लिए ही किया जाता है। तो ये हो गया इलेजी, यानी कि खास करके अगर कहा जाए अभी भी मोस्ट ऑफ केसेस में जो है इसका प्रयोग वो दुख को व्यक्त करने के लिए ही किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि चीयरफुल इमोशंस को भी इससे व्यक्त किया गया है। तो आप ध्यान में ही रखें बेसिकली कि इसका प्रयोग जो है वो दुख को व्यक्त करने के लिए ही किया जाएगा। नेक्स्ट है बैलेड। ये क्या होता है? तो इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश पोइट्री। यह इंग्लिश पोइट्री का सबसे पुराना जो रूप है वह बैलेड है, एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फोक ट्रेडिशन, और लोक परंपरा से इसका जन्म हुआ है। इट इज ए शॉर्ट स्टोरी टोल्ड इन वर्स। यह एक छोटी सी इसमें कहानी होती है जिसे छंद के माध्यम से, ऐसा कहा जाए कि छोटी सी कोई जो कहानी है उसको कविता के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इट इज ऑल्सो accompanied विद म्यूजिक एंड डांस, और साथ साथ जो है इसमें कभी कभी संगीत और नृत्य भी शामिल होते हैं। बेसिकली ध्यान देने वाली बात है कि इसमें क्या किया जाता है, एक छोटे से कहानी को कविता के रूप में दर्शाया जाता है, वर्षों के रूप में, छंद के रूप में दर्शाया जाता है। बैलेड की यह खूबी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आइडल की, अमेरिकन इंग्लिश में थोड़ी इसकी स्पेलिंग जो है वो अलग हो जाती है। ये स्पेलिंग जो है ब्रिटिश इंग्लिश जो कि हम लोग पढ़ते हैं उसकी है। यह ग्रीक वर्ड इडल से लिया गया है जिसका अर्थ होता है अ लिटिल पिक्चर, एक छोटी सी तस्वीर। तो यह किस तरह की पोएट्री है? इट इज लाइक अ लिरिक और लॉन्गर देन लिरिक। यह लिरिक जैसा भी होता है या फिर लिरिक से थोड़ी बड़ी भी होती है। इट मस्ट क्रिएट अ विजुअल पिक्चर और इमेज इन द माइंड ऑफ अ रीडर थ्रू द डिस्क्रिप्शन और यूज ऑफ वर्ड्स। इसकी खूबी होती है कि जो पढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं, जो लोग भी इसे पढ़ते हैं, उसके मस्तिष्क में, उसके सोच विचार में जो बात बोले जा रहे हैं उन शब्दों के प्रयोग से या उसके वर्णन से एक तस्वीर उभर जानी चाहिए। एक विजुअल तस्वीर जो है वो मस्तिष्क में उभर जानी चाहिए, एक इमेज मस्तिष्क में जो है वो तैयार हो जाना चाहिए। इतने डिस्क्रिप्टिव तरीके से, इतने विवरणात्मक तरीके से पोइट्री को लिखा जाता है और बोला जाता है। पहले के समय में जो राजा होते थे उनसे रिलेटेड जो कविताएं होती थी वो इस तरीके से लिखी जाती थी कि उस राजा की एक एक बातें जो है वो उस पोयम में शामिल हो जाती थी, और पढ़ने वाले को उसका जो एक विजुअल इमेज जो है, एक तस्वीर जो है वो मस्तिष्क में आ जाती थी कि हाँ इस तरह का वो व्यक्ति हो सकता है। जैसे पहले के समय में जब फोटोग्राफी इन सभी चीज़ों की जो खोज नहीं हुई थी, तो चित्रकार जो है वो जो पोयम लिखे गए हैं बहुत पहले, उन सभी पोयमों को पढ़कर समझकर वैसा एक तस्वीर जो है वो तैयार कर देते हैं। उसके बाद हम लोग देखें ब्लैंक वर्स। इसकी क्या खूबी होती है? तो स्टेंजा फॉर्म इन एम्बियक पेंटामीटर। ये आइएम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? तो जो मीटर होते हैं पोएम लिखते समय जो मीटर का प्रयोग किया जाता है उसको बताने का एक पैमाना है आइएम्बिक पेंटामीटर। ये अलग अलग होते हैं जो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। फ्री वर्स होता है। फ्री वर्स क्या होता है? तो स्टेंजा फॉर्म विथ नो राइमिंग एंड मीटर। ये इस तरह की पोएम होती है
इस पोइट्री की खूबी यह है कि इसमें कोई रिदम, मीटर, इन सभी का ध्यान नहीं रखा जाता है और इसे लिखा जाता है। आप लोग की एक पोयम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट विटमैन के द्वारा इसे लिखा गया है, जो कि एक फ्री वर्स पर आधारित है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही हम लोग जो है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद और भी तरीके होते हैं पोइट्री के, जैसे सेटरिकल पोइट्री, एलिगोरिकल पोइट्री, नहीं, एक्लिक पोइट्री, एपिग्राम, ट्रियोलेट, ये सभी इनके फॉर्म्स हैं। तो हम लोग जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो थे उन सभी के बारे में हम लोगों ने जाना। इन सभी को आप लोग को रटने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल समझ लें, जानना जरूरी है। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फाउंडर्स हुए हैं, नहीं, फादर्स हुए हैं इंग्लिश में, जिन्हें अगर आप लोग जान लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि सभी को रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो आपके सामने यहाँ दिख रहे हैं। अगर आप इनमें से कुछ लोगों को याद कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वीडियो को स्टॉप करके इन सभी को आप लोग पढ़ लीजिएगा, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। इनमें से कुछ लोगों के बारे में जो हम लोगों को पढ़ना भी है, कुछ पोएम्स जो है इन लोगों से रिलेटेड हमें 11th-12th में पढ़ना भी है ना। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो है, जैसे ये पहला हो गया, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में ये जान लीजिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट है इनके बारे में। जो जॉन डन साहब है, इनकी पहली पोएम ही हम लोग को 12th में पढ़नी है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मिल्टन साहब जो है वो बड़े ही इम्पोर्टेंट है ना, इनके बारे में भी आप लोग को जानना चाहिए। ये याद रखिएगा, द ब्लाइंड पॉइंट ऑफ इंग्लैंड के नाम से ये जाने जाते हैं। वर्डवर्थ साहब तो बड़े ही फेमस हैं, नहीं, पोएट ऑफ चाइल्डहुड के बारे में इन्हें बहुत ज़्यादा, और ये द विश्वर्स ऑफ नेचर, और उसके बाद द हाई पेरिस्ट ऑफ नेचर, द पोएट ऑफ नेचर ना, इन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जॉन किट्स और टू ऑटम पढ़ना है, इन्हें याद रखिएगा। ये जेफरी चौसर साहब जो हैं, इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहा जाता है, नहीं, लेकिन एक छोटी सी बात ये ध्यान में रखना है कि कोई भी जो लैंग्वेज है वो किसी एक व्यक्ति का देन नहीं है। कहा जाता है द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कहीं से आए और इन्होंने कह दिया कि भाई आज से जो है आप लोग ये भाषा बोलना शुरू कर दें, अब जो है आप लोगों को इसी भाषा का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है। लैंग्वेज जो है वो धीरे धीरे डेवलप होता है, उसकी ग्रोथ जो है बहुत धीरे धीरे होती है। तो हालांकि कहा जाता है, लेकिन आप लोग भी ध्यान में रखिएगा कि जेफरी चौसर साहब जो है द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहे जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कही जा सकती है कि किसी एक व्यक्ति ने जो है इस भाषा को उत्पन्न कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ठीक है ना? तो जो भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है वो तो मैंने बता दिया, उन सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। जॉन डन साहब ने, इनके बारे में तो पढ़ना ही है हम लोग को, पहला ही पोएम। ठीक है चलो, तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बातचीत करेंगे हाउ इंग्लिश बिगैन, इंग्लिश की कैसे शुरुआत हुई। उसके बाद पोएट्री का एक सेक्शन जो है वो हम लोग एक पोएट्री भी पढ़ेंगे। तो टिल देन, तब तक के लिए आप लोग को ध्यान से रहिए ना।